पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, अब उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आज ये अगला क्वेश्चन है। ये अ 400 kg सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 RE, ठीक है, अबाउट द अर्थ। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 RE? What are the change in kinetic and potential energy? ठीक, एक सैटेलाइट है, ये मैं फिगर बना के समझा रहा हूं तो समझ में आएगा इंग्लिश में। ये हमारा अर्थ है, एक सैटेलाइट है जो यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है और इसका जो डिस्टेंस है इस सैटेलाइट का 2 RE यानी रेडियस ऑफ अर्थ का डबल। यहाँ पे ये घूम रहा है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। इसको हम लोग चाहते हैं कि 2 RE से 4 RE पे यानी एक दूसरा ऑर्बिट हम लोग लेना चाहते हैं यहाँ पे, जो उससे बड़ा ऑर्बिट है, और यहाँ से हम लोग इसका जो डिस्टेंस रहेगा 4 RE है, ठीक है ना। इस बॉडी को हम ये चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र कर दे, इस वाले यानी कि सेकेंड 2 RE से उस सैटेलाइट को 4 RE पे ले जाना चाहते हैं। तो कितना हमें एनर्जी ट्रांसफ़र करना होगा या कितना एनर्जी देना होगा कि यहाँ से ये यहाँ तक चला जाए, ठीक है ना। हाउ मच, ये देखा ना, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 RE। 2 RE पे तो ही था। व्हाट आर द चेंज इन काइनेटिक, इसमें जब यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा और कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, ये सवाल दे रखा है, इसे करने जा रहे हैं। इसमें जो है एनर्जी से रिलेटेड हम लोगों ने एक टॉपिक किया था, उसमें एनर्जी डिराइव किया था कि सैटेलाइट जो अपने एक ऑर्बिट पे होता है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, कितना काइनेटिक एनर्जी होता है, कितना टोटल एनर्जी होता है। याद तो होगा नहीं, मगर फिर भी मैं लिख के दिखाता हूँ और उसे कंपेयर कराता हूँ, क्योंकि वो मास साहब का ही काम होता है कि JEE नीट की तैयारी करना। बच्चे तो सिर्फ सुनते हैं, रिवीजन नहीं करते, ठीक है। जो करते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, जो नहीं करते वो देखते रहते हैं, क्लास कोचिंग करते रहते हैं, लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जमा कर देते हैं हम जैसे गरीब लोगों के पास, ठीक है ना। आगे तो बताया क्या कि जब भी कभी किसी बॉडी को हम लोग ऑर्बिट पे घूमता है तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, हम लोगों ने बताया था सबसे पहले ही दिनों में शुरू के टॉपिक में जब थ्योरी में पढ़ा रहा था, तो अर्थ से जब हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो एनर्जी चेंज एनर्जी निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM/R, ठीक है ना। ये R जो है, अगर हम लोग अर्थ के सेंटर से अगर कंसीडर करेंगे तो ये R + H के बराबर होता है, ये ठीक है ना। ये नेगेटिव में होता है क्योंकि हमने बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी अर्थ जो अट्रैक्ट करता है तो बाइंडिंग एनर्जी से बंधे रहते हैं, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव में होता है, ठीक। अगर इसके बाद हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, तो सैटेलाइट का इसी टॉपिक पिछले टॉपिक में हम लोग किया, वहाँ थ्योरी में जाके चेक कर लीजिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट निकाला था, तो वो आया था 1/2 GMM/, स्मॉल r इसमें भी था, तो हम लोगों ने स्मॉल r को हटा के GMM/R + H ऐसे लिख सकते हैं। कितनी बात सुनी। तो ये काइनेटिक एनर्जी था। अगर हम लोग नंबर में देखें तो ये GMM/R + H, ये भी GMM/R + है, मगर ये 1/2 यानी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है और पोटेंशियल एनर्जी जो है नेगेटिव होता है। ये आधा होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ होता है, पोटेंशियल एनर्जी 1 हो जाता है। नेगेटिव में 1 मतलब अगर नेगेटिव को हटा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है। अब अगर टोटल एनर्जी निकाला था हम लोगों ने, एक फॉर्मूला इसी में निकाला था टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जब निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो जब हम लोग प्लस करेंगे तो माइनस GMM/R + H, फिर ये माइनस ये प्लस कर रहे इसमें, तो 1/2 GMM/R + H। हमें बचेगा कितना, इसमें से माइनस का हाफ बच जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का माइनस आ गया, ये 1/2 माइनस में
और ये Gmm/r+h। कितनी बात सुनी? तो ये 3 फॉर्मूला हम लोगों ने इसलिए रिवाइज कराया क्योंकि ये फॉर्मूले जो है ना एनर्जी का, ये जो क्वेश्चन है एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसी फॉर्मूलों को हमें यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने फॉर्मूले को पीछे से रिवीजन करा दिया। ये आगे चलते हैं, हम लोग बोला क्या कि जब ये 2E पे है तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। एक और जो सैटेलाइट है 2R पे ऑर्बिट कर रहा था, और पहले तो 2R पे तो हाइट होगा, यहाँ से यहाँ तक हाइट होगा, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा, फिर वो अपने ऑर्बिट पे घूम रहा होगा तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा। तो टोटल एनर्जी कितना होगा उसका, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, देखना आ रहा कि नहीं कैमरे में, सैटेलाइट एट 2RE, ठीक है, 2RE। तो हमने टोटल एनर्जी कौन सा फॉर्मूला है बताना इसमें से आप लोग देख के, -12 Gmm/r+h। तो यहाँ r+h की जगह पे हम लोग 2RE लेंगे, ठीक है। कितनी बात सुन में नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं समझ में आ रहा तो पूछना मत, वरना आ जाएगा। हाँ, फिर तुम्हें जेई में नाम आ जाएगा, फिर तुम्हें मुझे मिठाई खिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो एनर्जी हम लोग ले लेते हैं इनिशियल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं इनिशियल एनर्जी। क्या लिखेंगे, -1/2 Gmm/2RE, ये हम लोगों ने इसकी जगह पे ले लिया, ठीक। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1/4 Gmm/RE, ठीक है, ठीक है ना। तो इतना एनर्जी हो जाएगा। इनिशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, आई इनिशियल एनर्जी इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, यानी यहाँ से तो हमें ट्रांसफर करके वहाँ ले जाना है ना, तो इसका पहले कितना एनर्जी है इसका निकाल दिया, ठीक है ना। आगे चले, अब फाइनल एनर्जी जब यहाँ ले जाएंगे 4RE पे तो कितना होगा फाइनल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट 4RE, ठीक है ना। 4RE पे टोटल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल मिला कितना हो जाएगा, तो E फाइनल कर देते हैं और ये लिख देते हैं -1/2 Gmm/4RE, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो E फाइनल इज इक्वल टू -1/8 Gmm/RE। ये हम लोग दूसरा इक्वेशन कर लेते हैं। कितनी बात सुन में? अब ये अभी बताना है कि इन दोनों में से E इनिशियल E फाइनल में कौन एनर्जी ज़्यादा है। ये जो है ना -1/4 है, ये ज़्यादा है, ये -1/8 है, ये कम है, और बाकी ये टर्म तो सब सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब यहाँ कम कैसे बता रहे, किस रेफरेंस में बता रही, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। हाँ सर, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव जितना छोटा नंबर हो ज़्यादा और जितना बड़ा नंबर हो कम। हाँ, तो इसमें से ये बड़ा है, ये बड़ा है, वो वाला बड़ा ऊपर वाला है। पहले वाला बड़ा है, वेरी गुड। ये 1/4 जो है, अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 25% हो जाएगा। ये 1/8 जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। अब ये बताना है कि 25% कम होगा या 12.5% कम होगा। 12.5 कम होगा। हाँ, तो कौन सा कम हुआ, ये कम है या वो कम है? नीचे वाला से, लेकिन नेगेटिव साइन है ना। हाँ, तो नेगेटिव साइन है, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वाला कम है, ऊपर वाला ज़्यादा है। वेरी गुड। ऊपर वाला ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव में है। तो जितना ज़्यादा होता है नेगेटिव में उतना ही कम हो जाता है। अब बताना -50 और -100 में बड़ा कौन? -50 बड़ा है, तो छोटा मैग्नीट्यूड में कम है, साइन उसका नेगेटिव होने की वजह से तो वही बड़ा हो गया। तो अब ये 25% माइनस में और ये है माइनस में 12.5%, तो ये ज़्यादा होगा क्योंकि कम वैल्यू है माइनस में और वो माइनस में 25 है। लो लो, तो क्या पहले क्या समझ घर पे रख के आए थे?
वेरी गुड, अच्छा हुआ मैंने पूछ दिया। अब आ गई। कितनी बात समझ में, आगे चले हम लोग। तो इसका वैल्यू जो है ज़्यादा है, क्योंकि देख मैग्नीट्यूड तो कम है लेकिन माइनस में है। ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा मगर माइनस में है, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है माइनस में वो बिल्कुल छोटा हो जाता है, और जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है माइनस में वो ज़्यादा होता है एज ए होल। ठीक है, तो ये ई फाइनल, अब हमें यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करने में कितना एनर्जी देना पड़ा है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ऐसे ही तो करेंगे। क्वेश्चन को मिटा दे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं, दोबारा से चाहे तो पढ़ लीजिए। एनर्जी, टोटल एनर्जी कर लेते हैं, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, ठीक है ना। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है ना। ई फाइनल में हम लोगों ने ले लिया, कितना ले लिया, -1/8 GMM अपॉन RE, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस 1/4 GMM RE, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, -1/8 GMM RE प्लस 1/4 GMM RE। कितनी बात सुनी। यहाँ पे इसको अगर हम लोग कॉमन लेना चाहें, सिंप्लीफाई करना चाहें, तो कितना आ जाएगा, हम लोग यहाँ से हम लोग ऐसा कर लेते हैं 1/4 GMM RE कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा -1/2, ठीक है, यहाँ बचेगा +1, क्योंकि 1/8 1/4 इंटू 1/2 लिख सकते हो, 1/8 को 1/4 इंटू 1/8, ठीक। तो 1/4 को हम लोग तो कॉमन ले लेते हैं, और ये जो है कॉमन ले लिया, यहाँ -1/2 बच जाएगा, यहाँ ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ये -½ है, ये +1 है, तो +½ बचेगा, +½ बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1/8 हो जाएगा फिर से दोबारा से, ठीक है, लेकिन प्लस में आएगा ये, तो कितना होगा 1/8 GMM RE। ये दिख रहा है कि नहीं, मिटा देता हूँ इसको नीचे से, पहले इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो ये 1/8 डायरेक्ट लिख लेते हैं GMM RE। कितनी बात समझ में आई। ये हमारा चेंज इन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम 2RE to 4RE, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला आ गया, हमारे ये फॉर्मूला आ गया 1/8 प्लस में है 1/8 GMM अपॉन RE। इसका वैल्यू पता है, कैपिटल G का वैल्यू पता है, मास ऑफ द अर्थ का पता है, मास ऑफ द सैटेलाइट दे रखा 400 का, RE रेडियस ऑफ द अर्थ पता है, इसको डाल के निकाल सकते हैं। इसको एक और छोटा सा सिंप्लीफाई करके लिख दें तो और थोड़ा आसान हो जाएगा बड़े वैल्यू से बचने के लिए। तो उसमें क्या क्या है कि इसको हम लोग लिख कर सकते हैं हम लोग कि ये जो है 1/8 ठीक है, और ये GMM अपॉन RE का होल स्क्वायर इंटू MRE कर लिया, RE से मल्टीप्लाई RE से डिवाइड कर दिया, RE से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई तो ये आ गया, और जो डिवाइड किया वो इसके स्क्वायर हो गए। कितनी बात सुनी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक हमारे पास फॉर्मूला G इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू GM अपॉन RE स्क्वायर, R स्क्वायर होता था, तो इस पूरे को हटाकर हम लोग स्मॉल g चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है ना 1/8 स्मॉल GM RE, तो ये और हमें छोटा हो गया, हमें ये वैल्यू और आसान हो गया, स्मॉल g का वैल्यू 9.8 है, 10 ले सकते हैं हम लोग सिंपली के, तो इसलिए हम लोग ने इसको अरेंज कर लिया। वैसे यहाँ से भी आंसर निकल सकता है मगर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। कंपटीशन में हमें क्या करना है, थोड़ा सा जितना ज़्यादा सिंपल हो सकता है उतना ज़्यादा फायदा है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा सही बैठेगा इजी के लिए। कितनी बात सुनिए। अब इसका हम लोग, ठीक है, इसको वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा 1/8, G का वैल्यू है 10, 9.8 है, 10 ले लिया हम लोगों ने,
मास ऑफ सेटेलाइट क्वेश्चन में दे रखा था 400, और ये जो है ना आर रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 kg में था, ये किलोमीटर में था ये, और अगर मीटर में करेंगे तो 10⁻³ यानी कि मीटर में चेंज कर दिया इसको। ठीक, टोटल जीरो कितने आएगा 3 2 5 + 2 7 + 1 8, 10⁸ तो पावर आ गया, और इस 8 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 = 8, 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा, तो ये आएगा 32 10⁸ इतना जूल एनर्जी आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म 3.2 10⁹ जूल एनर्जी दे रखा है। तो इतना एनर्जी की ज़रूरत होगा एक सैटेलाइट को 2R से 4R पे ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये हमारा इतना आंसर आ गया 3.2 10⁹ जूल ऑफ एनर्जी। यानी इस सैटेलाइट को 2RE से अगर 4RE पे लेंगे तो हमें इतना एनर्जी देना पड़ेगा। जब भी कभी हम लोग नियरर ऑर्बिटल से फर्दर यानी कि फार ऑर्बिट पे ले जाना है तो ज़ाहिर है हमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जब जितना करीब होगा उतना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होता है, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होता है, माइनस में नेगेटिव वैल्यू होता है। लेकिन जब दूर जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू कम होता जाता है, यानी पॉजिटिव के करीब आते रहता है। इन्फिनिटी पे जाएगा तो कितना होता है वैल्यू 0। ठीक है ना, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल सब 0 होता है इस ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर में। ठीक है, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे हमें पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में देना पड़ेगा। ये पॉजिटिव में है ना आंसर, पॉजिटिव में देना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ, अगर ऊपर से नीचे लेके आ रहे होंगे तो नेगेटिव में फिर एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है ना, और नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, और इधर से जाएंगे तो इतनी बात समझ में आई। तो जब हम लोग 2R से 3R तक जाते हैं, 4R तक गए, तो अगर मान लो किसी और R वार से जाना आना हो, ठीक है ना, तो कैसे जाएंगे, कितनी बात समझ में आई। तो ये हमारा दे रखा था। अगर हम लोग इन जनरल एक शॉर्ट फॉर्मूला बना ले, क्योंकि कंपटीशन में इतना सारा तो करेंगे नहीं हम लोग, तो अगर शॉर्ट फॉर्मूला अगर बना लें हम लोग तो हमारे लिए कंपटीशन में भी काम आ सकता है या काम आएगा। तो क्या दे रखा है, देखिए हम लोगों ने ये सब करते करते यहाँ तक आए हम लोग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो है पहला जो था ये सेकेंड ऑर्बिटल से 4 ऑर्बिटल पे ले जाते, तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन लिया 1/4, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो रियल फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए अगर हम लोग एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, इसमें चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू, जो यहाँ पे एनर्जी है उसको पहले लेते हैं, -1/2 GMM और यहाँ पे N1 ले लेते हैं इंटू N1, यानी इस वाले कितने अर्थ ऑर्बिटल से कहाँ तक ले जाना है, ठीक है ना, यानी 2 नंबर से 4 नंबर पे ले जाना है। तो ये n जो है ना नंबर बता रहा कितने नंबर से, RE तो ही है, जैसे ये 2RE था ना वो पीछे लिखा हुआ था, तो ये नंबर बता रहा कितने नंबर से सेटेलाइट का ऊपर ले जाना है। फिर ऐसे ये हमारा प्लस में आ जाएगा, ये जैसे यहाँ प्लस में आया था ना साइन को लेकर, 1/2 GMM RE तो ही है, और ये N2 ले लेते हैं, देखो आ रहा है कैमरे में, ठीक है ना। तो RE ये तो RE तो ही है, मगर N2 है, कहाँ पे ले जाना है इसको, N1 नाम ले लेते हैं, ये N2 नाम ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, तो कितना कॉमन आएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 GMM RE कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा -1/N1 + N/N2। कितनी बात सुन भाई, ये समझ में आ गया ना। ये भी हमारा बहुत अच्छा फॉर्मूला हो गया, याद रख सकते हैं, ठीक है ना। -1/N1 + 1/N2 या 1/N2 - 1/N1 कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1/2 GMM RE 1/N2 - 1/N1 ऐसे ले सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे R से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो इसमें R से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी 1/2 GMM अपन RE का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 1/N2 - 1/N1, और ये RE मल्टीप्लाई कर दिया इसको हम लोगों ने चेंज करके क्या कर लिया, स्मॉल g, ठीक है ना। पीछे भी किया था हम लोगों ने 1/2
जी स्मॉल जी में कर लिया, कैपिटल एम स्मॉल एम आर ई 1/n2 माइनस 1/n1, ये हम लोग फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कैपिटल एम हटाना पड़ेगा, ये कैपिटल एम नहीं आएगा, ये स्मॉल जी स्मॉल एम आर ई, ठीक है ना। और ये 1/n2 माइनस 1/n1, यहाँ पे हमें वैल्यू पता है, जी का वैल्यू हम लोग 9.810 ले सकते हैं। मास ऑफ सेटेलाइट क्वेश्चन में दिया रहता है। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 हम लोग जानते हैं। इसका हाफ कर लेंगे 1/n2 माइनस 1/n1, 1/n2 यानी कि जहाँ पे ले जाना है और कहाँ से ले जाना है उसको 1/n1 कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग कितना एनर्जी के ट्रांसफ़र करना है वो हमें एनर्जी मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे 2 से 4 पे गए थे, ऐसा भी हो सकता 2 से 6 पे जाते, तो n2 का वैल्यू कितना होता 6, n1 का वैल्यू कितना 2, या 1 ऑर्बिटल से, मान लो खाली अर्थ के ऑर्बिटल से ले जाने जाते तो r का वैल्यू अगर r1 होता तो ये 1 से फिर जाते, मान लो 5 तक जा रहे हैं तो r2 का वैल्यू 5 होता, r1 का वैल्यू 1 हो जाता। तो ये किसी के लिए भी हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं आएगा। ट्रांसफ़र करने के लिए हाफ स्मॉल जी स्मॉल एम आर 1/n2 माइनस 1/n1, ये फॉर्मूला बहुत आसान है, इसे याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा कंपटीशन के लिए। एग्ज़ाम के लिए तो आपको करके दिखाना, पूरा कंपटीशन के लिए ये रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये हमें दे रखा है एक शॉर्ट फॉर्मूला, याद रखिएगा। आगे हम लोग इसको चाहें तो और शॉर्ट कर सकते हैं, और भी, जैसे कि ये 1/2 जी स्मॉल एम आर रेडियस ऑफ द अर्थ, ये ऐसे है दे रखा है, इसे याद भी रख सकते हैं। ये कंपटीशन में खाली फॉर्मूला ही पूछ सकता है, स्मॉल जी के टर्म में, कैपिटल जी के टर्म में, ठीक है ना। दोनों याद रखिएगा, कैपिटल जी वाला भी भूलना नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल जी कंपटीशन ने तो कुछ भी खाली फॉर्मूला ही पूछ दिया, बताइए कि यहाँ से यहाँ तक सेटेलाइट को लॉन्च करना है तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो दे रखा हमारा कैपिटल जी स्मॉल जी। अगर हम लोग स्मॉल जी वाले को और फर्दर अगर सिंप्लीफाई कर ले तो क्या होगा, चेंज इन एनर्जी में ट्रांसफर कितना देना पड़ेगा 1/2। देखो स्मॉल जी का वैल्यू तो 9.810 तो ले ही सकते हैं, तो ये हमने 10 ले लिया। इसका मास ऑफ सेटेलाइट बदलता रहेगा। अभी जैसे यहाँ क्वेश्चन में 400 kg का दे रखा, 1000 का भी हो सकता, और भी दूसरे मास हो सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ हमारा हमें पता है, फिक्स है 6400, ये तो किलोमीटर में है, हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1/n2 माइनस 1/n1 ये आ गया। जब इन पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देता है 3.2 10⁻⁷, ठीक है ना, 1/n1 n2 माइनस 1/n1, ये हमारा इतना, चाहे तो सॉरी इसमें m भी है, मास है ये, इसमें इसको इंटू m कर लेते हैं, और ये 1/n2 माइनस 1/n1, ठीक है। तो ये मास ऑफ सेटेलाइट डल गई, तो बहुत आसान है, 3.2 10⁻⁷, ठीक है ना, इंटू मास ऑफ सेटेलाइट इंटू 1/n2, किस ऑर्बिट पे ले जाना है और कहाँ से ले जाना है, माइनस 1/n1 कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये और भी छोटा हो गया, ठीक है। आगे जो लास्ट पार्ट में सवाल में पूछा है वो ये है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जब एक सैटेलाइट को यहाँ से 2RE से 4RE पे ले जाएंगे, यानी इसका जो हाइट बढ़ा है, तो कौन सा एनर्जी बढ़ेगा, कौन सा एनर्जी घटेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी तो सेम रहेगा। तो जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक घटेगा, काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, लेकिन टोटल उतना ही रहता है। कितनी बात समझ में आई। तो जब हम यहाँ से 2RE से लेके 4RE पे ले जाएंगे तो कौन सा एनर्जी बढ़ रहा है, हाइट बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो जितना काइनेटिक एनर्जी घटेगा उसी के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा भी। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक, डेल्टा ई के बराबर होगा, और ये माइनस डेल्टा ई के बराबर होगा, ठीक है ना। और हमारे पास माइनस डेल्टा ई इसलिए कि ये घट रहा है, ठीक है ना, बढ़ता तो प्लस में लिखते, घटता तो माइनस में लिखते, तो माइनस डेल्टा ई, और माइनस का माइनस लिख दिया, डेल्टा ई का वैल्यू ये है, तो 3.2 10⁻⁹
जूल, वो वहाँ था, ये वाला है, ये वैल्यू है, ये वाला वैल्यू हम लोग डालेंगे इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। ये तो हम लोगों ने तो अलग से फॉर्मूला बनाया था, तो उसकी वजह से था ये। तो ये -3.2 10⁻⁹ जूल एनर्जी इसका घटेगा, काइनेटिक एनर्जी। कितनी बात सुन में? तो पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज करेगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉजिटिव में आएगा, मगर कितना होगा? ये ट्वाइस ऑफ डेल्टा ई, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ई, ठीक है ना। ये ट्वाइस क्यों हुआ? ठीक है, अभी मैं ट्वाइस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं पहले आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ट्वाइस का मतलब 2 × 3.2 10⁻⁹ जूल, यानी कि ये हो गया 6.4 10⁻⁹ जूल। इतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन हमने ये डबल कैसे कर दिया? क्योंकि 2 से 4 पे गया। वाह भाई वाह, कमाल ही कर दिया इंशा। तुम तो बस इसरो में मत चले जाना, इसरो न मत चले जाना, मतलब नासा वाले फिर चुरा के ले जाएंगे तुम्हें, मांग के नहीं लेंगे, लूट के ले जाएंगे तुम्हें। ऐसा साइंटिस्ट मुझे ही दे दो, तुम्हारे काम के नहीं है। कितनी बात समझ में आई? इसलिए कि जो हम लोग फॉर्मूला चेक करते हैं एक बार, ठीक है ना। तो जो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी लिखा था, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? हाफ mv², हाफ Gm/r था, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी। ये माइनस में था ये फॉर्मूला। अभी तीनों फॉर्मूला जो लिखा था ना, 1 2 3 चेक कर लो, उसमें है ये, ठीक है ना। तो माइनस में काइनेटिक एनर्जी इतना था ये, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना था? ये प्लस में था, ये Gm/r/e, या आर के टर्म में लिखा था, हमने आर लिखा था, ये माइनस में था, ये भी माइनस में था। कितनी बात सुनी? तो कौन ज़्यादा है माइनस में? ये ज़्यादा माइनस में, ठीक है ना। ये अगर 1 है तो ये हाफ है, ये हम लोग इसको आर के टर्म में, आर रेडियस हटा लेते हैं इसको, ये 1 है तो ये हाफ है। इसका मतलब पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी डबल है काइनेटिक एनर्जी के कंपेयर में। अगर हम लोग कंपेयर कर ले, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर, काइनेटिक एनर्जी नीचे, ठीक है ना। तो पोटेंशियल का -Gm/r ले लेंगे और काइनेटिक का 1/2 Gm/r ले लेंगे। तो ये सब कैंसिल होगा, 2 माइनस से कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा ये। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये रिलेशन भी लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव में होना चाहिए ना? यस सर। क्या चीज़? काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होना चाहिए। हाँ पॉजिटिव में, सॉरी पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, कोई बात नहीं। माइनस कैसे कटा? माइनस यहाँ पे आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। माइनस वो पॉजिटिव में रही है। अब जैसे हमने, इसलिए तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू था माइनस में था पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो ये माइनस में लिया था ना काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक घटा था ना वो, तो ये माइनस में लिया था, तो पोटेंशियल ये माइनस और ये माइनस जो था ना वो प्लस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है यहाँ पे। तो ये वाला रिलेशन भी इसके टर्म में, ये वाला रिलेशन भी बहुत अच्छा है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चेंज में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से लिखा है। यह दोनों में का रिलेशन है आपस में, पोटेंशियल काइनेटिक का, जब ग्रेविटेशन में लेते हैं, सैटेलाइट के टर्म में लेते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज रखिए अपने पास, नोट कर लिए। हाँ ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हो गया। यहाँ पे जो ऐसे ये फॉर्मूला हमारा आया हुआ है, तो ये तो हमने जनरलाइज करके लिख दिया। कभी भी सैटेलाइट को किसी भी ऑर्बिट से किसी भी हाइट पे लॉन्च करेंगे, इन टर्म ऑफ रेडियस के, हाइट जो है ना इन टर्म ऑफ रेडियस में दे रखा है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग चेंज इन एनर्जी का क्वेश्चन किया हम लोगों ने, दिखा भाई कि 2r से 4r पे गया है, तो कितना चेंज इन एनर्जी होगा, तो हम लोगों ने ये शॉर्ट फॉर्मूला बना दिया, वैसे तो निकाला वहाँ था हम लोगों ने। लेकिन ज़रूरी नहीं कि चेंज इन एनर्जी ही हमेशा पूछेगा, ऐसा हो सकता है कोई भी 3 टर्म दे दे, 3 टर्म दे के, इसमें 4 है, चेंज इन एनर्जी, मास ऑफ सैटेलाइट, एक ऑर्बिट, फाइनल ऑर्बिट कहाँ पे जाना है, N2, N1 किस ऑर्बिट से जा रहा है,
ठीक है ना। तो इस 4 में से कोई भी 3 दे के एक मिस करके उसको पूछेगा। जैसे मान लो एक ऑर्बिट दे रखा, n1 दे रखा है, कोई सर्टेन वैल्यू दे रखा है, n2 दे रखा है, यहाँ तक जा रहा है और चेंज इन एनर्जी उसका दे रखा है। मास ऑफ सेटेलाइट बताना कि वो सेटेलाइट जिसको लॉन्च किया गया उसका मास कितना है, ऐसे भी हो सकता है। चेंज इन मास दे दे सेटेलाइट का, चेंज इन एनर्जी दे दे, एक ऑर्बिट कहाँ से ऑस्ट्रेल को यानी कि एक सेटेलाइट को लॉन्च आगे की तरफ भेज रहे हैं तो उसका n1 का वैल्यू दे दे, n2 पूछे कौन से उस पर जाएगा, रेडियस के टर्म में n2 के कितना वैल्यू आएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत तरह के वेरिएशन के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा तो है पर बहुत सारे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल सवाल के लिए इनफ है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ये है अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या दे रखा है ये, A simple pendulum has time period t1 when on the surface of the earth। ठीक है ना, जब अर्थ के सरफेस पे है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड t1 है। एंड t2 when taken to height r above the earth surface, अर्थ के सरफेस से जब r हाइट पे ले गए तो वहां पे टाइम पीरियड पेंडुलम का t2 हो जाता है। r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2 अपॉन t1 का रेशियो क्या होगा ये हमें बता रहा है कितनी बात में। तो जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हाइट पे, g का वैल्यू घटता है या बढ़ता है, घटता है पक्का। तो फॉर्मूले याद है, नो, ओ माय गॉड, ठीक है ना। तो g एट हाइट h is given as, कैसे दिखाते हैं, g डैश इज इक्वल टू क्या है, g अपॉन 1 माइनस है 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कितनी बात सुन रही। जैसे से हाइट पे जाएंगे g का वैल्यू, g डैश मतलब g एट ए हाइट, ऐसे हाइट भी लिख सकते हैं, हटा लेते हैं g एट ए हाइट तो डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे h जो है, ये जो है h ये r के बराबर है, तो यहाँ पे g 1 प्लस r अपॉन r का होल स्क्वायर, r से r कैंसिल कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो g एट ए हाइट जो रेडियस के बराबर है वहाँ पे, ठीक है ना, हाइट अगर रेडियस के बराबर है तो g का वैल्यू g/4 हो जाएगा। ठीक, पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है। ओ माय गॉड, ये क्या क्या पूछ रहा हूं मैं, ठीक है ना। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/g, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना इसका। तो टाइम पीरियड ना g से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, g से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर g बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, g घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो अगर हम लोग अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम लोग इसको t1 ले लेते हैं, ठीक है ना, ये t1 लेते हैं, t1 2 पाई रूट L अपॉन g, ये t1 ले लिया ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे तो इतना आ गया ये। लेकिन जब हाइट पे जाएंगे तो t2 लेते हैं, तो t2 कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट L GH, g एट ए हाइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग g एट ए हाइट का वैल्यू डाल दें हम लोग तो क्या आ जाएगा, t2 इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन g/4 रूट के अंदर, ठीक है ना, व्हेन h इज इक्वल टू r के बराबर होगा तो टाइम पीरियड ये आ जाएगा। ये जो है 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो t2 का वैल्यू क्या हो गया, 2 पाई रूट 4L अपॉन g, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसको क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, वैसे रेशियो ले लेंगे वहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को मिटा देते हैं, पढ़ के समझाई रखा है इसको। तो क्या दे रखा है ये, वहाँ पे जो 4 आया है
नीचे में, वो रूट से बाहर आएगा 2, ठीक है ना। नाउ T2/T1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2π√L/G, और यहाँ आ जाएगा 2π4L/G। ये जो है ना 4, ये जो 2 है ये बाहर निकल के आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 4 का रूट लेंगे तो 2 बाहर आएगा और ये पूरा टर्म एक जैसा हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया। तो T2 जो है ना ट्वाइस ऑफ T1 हो गया, यानी उस हाइट पे टाइम पीरियड डबल हो जाएगा अर्थ के सरफेस के मुकाबले में, क्योंकि जी कम हो गया वहाँ पे। कितना समझ में आया? बढ़िया सवाल है, छोटा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, कई सारे फॉर्मूले हैं। जी का हाइट के साथ क्या फॉर्मूला, उसके पहले निकाला गया, फिर पेंडुलम एक अलग जगह से लाया गया, उसका फॉर्मूला है, फिर उसको कंपेयर कराया गया। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है ये? टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर इनिशियली एट रेस्ट प्लेस्ड इनफाइनेटली डिस्टेंस अपार्ट। दो बॉडी है m1 m2, दोनों रेस्ट में है इनिशियली, दोनों का बीच का डिस्टेंस काफ़ी है, इनफाइनेटली काफ़ी दूर है। दे आर देन अलाउड टू मूव टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है ना, एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से आ रहे हैं। व्हाट इज़ देयर रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा ये बताना हमें, ठीक है। कितनी बार में करते हैं इसे क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बताया कि जाहिर है एक बॉडी है, दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पुलिंग होगा, उसकी वजह से दोनों मूव करेंगे, तो उनका आपस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे का कितना होगा, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या मिलेगा हमें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पहले का जितना काइनेटिक एनर्जी होगा चेंज होगा और उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा, ये बैलेंस करने के लिए। इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक, फर्स्ट वाली बॉडी का हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा। इसका पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो g m1 m2 अपॉन r, इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ये हमारा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला g m अपॉन r होता है, तो ये हम लोगों ने माइनस में आता है, तो साइन कन्वे एनर्जी ले रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसका, ठीक। m1 से m1 ये कैंसिल हो जाएगा, v1 का वैल्यू आ जाएगा, v1 का 2g m2 अपॉन r का रूट आ जाएगा ये, ठीक है ना, ये 2 यहाँ जाएगा 2g m2 अपॉन r, ये हमारा पहले वाले बॉडी का वेलोसिटी हो जाएगा। ऐसी दूसरे वाला का भी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी, तो उसके हिसाब से v2 सिमिलरली v2 इज इक्वल टू 2gm1, क्योंकि वो यहाँ पे था ना v1 लिया था, यहाँ m2 था, वहाँ m2 कैंसिल हो जाएगा उस वाले कंडीशन में, m1, फिर ये इनके बीच का डिस्टेंस है r, ये रूट में आ जाएगा ये, ठीक है। तो दूसरे वाले बॉडी की वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। इनमें क्या है, इनकी जो वेलोसिटी है इनके मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगा, बाकी सब टर्म जो है ना कांस्टेंट है। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बोला क्या कि इनका रिलेटिव वेलोसिटी, एक बॉडी जो ऐसे ये m1 था, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये m2 है, ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ऐड करते हैं। द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू v1 प्लस v2,
ठीक है ना। V1 का वैल्यू यहाँ से लेते हैं 2GM1R प्लस 2GM2R, ऐसे ले लिया। ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ 2GR ये दोनों कॉमन है, रूट में बाहर निकाल सकते हैं। फिर M1 M2 उधर प्लस में आ जाएगा, तो इसको आ जाएगा 2G/R M1 प्लस M2, ये प्लस में आ जाएंगे, ये रूट में आएगा। तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आ जाएगा 2G/R M1 प्लस M2। कितना समझ में आई ये? ठीक है, ये हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चलते हम लोग अगला क्वेश्चन करने। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या दे रखा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द n पावर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स n पावर पे, डिस्टेंस के n पावर्स के हिसाब से इनवर्सली वेरी करता है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द सन। तो एक्सप्रेशन क्या होगा टाइम पीरियड का, हमें टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है उस प्लैनेट का जो सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो एक ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ एक प्लैनेट घूम रहा है, इसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, क्या दे रखा है, सोल्यूशन लेते हैं। इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G मास ऑफ द सन, ठीक है ना, मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन R रेज टू द पावर n। ठीक है ना, ये दे रखा सन, प्लैनेट एंड R रेज टू द n। तो ये तो हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। इस बॉडी को घुमाने के लिए सर्किल में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सन की तरफ से एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा जो इसको बैलेंस करता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है ना, तो क्या है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे इसको। और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको ऐसे लिख लेते हैं, सेंट्री या फिर सेंट्रीफ्यूगल ही कर लेते हैं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r होता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी में लेंगे तो m ओमेगा² होता है, ये m ओमेगा² होता है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में। और ये है g मास ऑफ द प्लैनेट मास ऑफ द सन अपॉन R रेज टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे जो मास है, मास ऑफ द प्लैनेट है, तो हम लोग इसको मास ऑफ प्लैनेट ऐसे ले लेते हैं। ये प्लैनेट का मास कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इधर का ओमेगा का लिखेंगे 2π/T का होल स्क्वायर R, ये R है। ठीक, और यहाँ आ जाएगा G मास ऑफ द सन अपॉन R रेज टू द पावर n। ये सन का मास ले लिया, यहाँ पे सन हटा लिया, यहाँ पे सन ही है। ठीक, इसको अगर हम लोग R को, ये स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, या इसको लिखते हैं 4π² R Gm अपॉन R रेज टू n टर्म। T स्क्वायर को उधर करते हैं, बाकी सबको इधर कर लेते हैं। तो जब T स्क्वायर को उधर करेंगे तो T² इज इक्वल टू, ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, 4π², ये R जब इधर आ रहा होगा ना तो Rn+1 हो गया, ये इधर जब आया तो R पे n का पावर था, R पे 1 का पावर था, दोनों प्लस हो गए। ठीक है, अपॉन Gm आ गया। ठीक, इस तरह से हो गया। अब ये T का, जब हम लोगों ने T का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट डाल देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, इसका वैल्यू, T का वैल्यू, T इज इक्वल टू 2π√Gm, क्योंकि 4π का स्क्वायर का तो 2π आ गया, और इसका जो है ना Rn+1 का रूट आ गया, या रूट का मतलब 1/2 का पावर लगा दिया ऐसे।
ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन है वो आर के टर्म में कैसे वेरी कर रहा होगा। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एन प्लस 1/2 का पावर, इस तरह से वेरी कर रहा होगा ये, ठीक है ना। ये दे रखा है, कहाँ कहाँ समझ में आया कहाँ कहाँ नहीं है, समझ में आया तो नोट करें, समझ ले, ठीक है। ये आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपने ये, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन दे रखा हम लोगों ने। क्या दे रखा है, 3 masses points each of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the gravitational field and potential due to 3 masses at the centroid of the triangle? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके साइड्स है L, उसके वर्टेक्स पे 3 मासेस रखे गए, इक्वल मासेस हैं तीनों। उन तीनों मासेस से उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा एंड ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ये बताना है। पोटेंशियल एंड फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड उसके सेंट्रॉइड पे कितना होगा, ये बताना हमें। सवाल समझ में आ गया। ये आगे देखते हैं, जरा फिगर बना ले, एक देख लेते हैं समझने के लिए। क्या दे रखा है ये कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये ए बी सी, ये ले लेते हैं। यहाँ पे मासेस रखे हुए हैं, तीनों ही मास इक्वल मासेस है। तो एक मास यहाँ पे रखा गया, एक मास यहाँ पे रख दिया, एक मास यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। तीनों का मास बराबर है। ये इनका सेंट्रॉइड है यहाँ पे। सेंट्रॉइड जानते हैं किसको बोलते हैं, जहाँ पे मीडियन जो है ना बाइसेक्ट करते हैं, जहाँ मीडियन बाइसेक्ट करते हैं उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये हमारा एक सेंट्रॉइड है, इसको ये जो वर्टिसेस है इनसे इनका डिस्टेंस इतना है, ये इसको सेंट्रॉइड को ओ से दिखा लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको ओ से दिखाते हैं यहाँ से, तो ये ओ ए, ओ बी, ओ सी, बी इधर कर लेते हैं, बी यहाँ कर लेते हैं, सी यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस है वर्टिसेस का, ओ ए, ओ बी, ओ सी, तीनों इक्वल होते हैं। ओ ए का हमें पहले लेंथ निकालना है, लेकिन इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड जो ना एल दे रखा हमें। क्या करेंगे हम लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन होगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ओ डी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो होगा ना L/2 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, L सभी है, L/2 लेते हैं। इसको ओ बी का लेंथ निकालते हैं, यहाँ पे जो एंगल है ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 के होते हैं, ठीक। सभी एंगल 60 के होते हैं, तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। हमें ओ बी निकालना है, ठीक। तो क्या है यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, सोल्यूशन दे रहे हैं। तो हियर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। ये तीनों साइड बराबर है। यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल ओ डी बी ये हमने लिया, यहाँ पे बी डी अपॉन ओ बी ले लेते हैं, ठीक। ये आ जाएगा हमारा cos 30 डिग्री, ठीक। बी डी का वैल्यू हमारे पास है, ओ बी कितना जाएगा, बेस अपन हैव टू कॉस किया, तो ओ बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन cos 30 डिग्री। बी डी का वैल्यू L/2 है और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये L/√3 आ जाएगा हमारा, ठीक। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी सभी का वैल्यू L/√3 आ जाएगा, ठीक। L/√3 यहाँ ओ बी का वैल्यू, ओ ए का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे चाहें तो इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये L/√3 हो गया, ओ ए, ओ बी, ओ सी ये L/3 आ गया, ठीक। यहाँ से जो चूँकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड हम निकालना चाह रहे हैं, तो इसका जो पुलिंग होगा, इनका जो पुलिंग होगा, ये इधर की तरफ मास सी जो है ना अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा होगा,
और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। कितनी बात सुन में? इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इधर की तरफ काम कर रहा है, एक है इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। इनके बीच का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल होता है 120 डिग्री। इधर भी होगा, इधर भी होगा, तीनों तरफ एंगल 120 का होगा। ठीक। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी और ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। तो हम लोग निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास एट ड्यू टू मास m एट a। क्या जगह? ये E1 इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड का आता है Gm अपॉन OA स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन है अलोंग OA, अलोंग OA इसका डायरेक्शन होगा इसका, ये देखो ना, इसकी वजह से जो आएगा, ठीक। ये इसका मास हो गया। इसका जब वैल्यू डालेंगे, ये OA का वैल्यू जो है हमारा कितना जगह, E इज इक्वल टू Gm और OA का वैल्यू दे रखा है L अपॉन √3, L अपॉन √3 का स्क्वायर, ठीक है। ये L अपॉन √3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3Gm अपॉन L स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास A और इसका डायरेक्शन अलोंग OA है, ये इस तरफ का है। ऐसे OB का भी निकालेंगे तो OB की वजह से जो होगा वो आ जाएगा हमें 3Gm L स्क्वायर अलोंग OB, ठीक है। और ऐसे E3 आ जाएगा हमें 3Gm L स्क्वायर अलोंग OC, ये इधर OC इसके अलोंग हो गया, ठीक है। तो ये हमें तीनों की वजह से, तीनों मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है O पे यानी सेंट्रॉइड पे, वो इस तरह से एक एक करके तीनों इक्वल वैल्यू आएंगे क्योंकि तीनों का मास बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, ठीक है। अब इसका जो दोनों का, जैसे अगर मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A आया है, OA इधर आया है, ये इसका आया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ये तो वेक्टर क्वांटिटी, फील्ड जो है ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका दोनों का रिजल्टेंट जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट E1 E2 का रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा। ये इनका रिजल्टेंट कितना होगा वो हम लोग वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ये मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, वेक्टर एडिशन के हेल्प से निकालेंगे रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड E1 एंड E2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर, ये वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला, E2 स्क्वायर ट्वाइस E1 E2 cos थीटा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों ही बराबर है, ये E1 E2, ये E1 E2 बराबर है, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, E रिजल्टेंट लिख लेते हैं, बल्कि E रिजल्टेंट E, तो ये होगा E स्क्वायर और 2E स्क्वायर, ये आ जाएगा E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 120 डिग्री, इसका ये रिजल्ट आएगा हमारा। cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, ठीक है, -1/2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर -1/2, ये रूट में डाल दिया, ठीक है। और इसको जो है, इसको E से काटेंगे हमारा, तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस से कैंसिल करता, 2 से 2 कैंसिल होगा, अब E स्क्वायर बचेगा ये, तो ये हमारा ER जो है ये 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा E आ जाएगा,
तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, इन दोनों E1 E2 का जो रिजल्टेंट है E के बराबर ही आया मैग्नीट्यूड के हिसाब से, ठीक है ना। रिजल्टेंट है ये E, इसके मैग्नीट्यूड जो है ना E के बराबर है, मगर डायरेक्शन अपोजिट है। द रिजल्टेंट ऑफ E1 and E2 is E, but opposite to E3, so it will cancel each other, and the net gravitational field at O is 0, ठीक है ना। नेट जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये रिजल्टेंट वैल्यू जो है ना इसका 0 हो गया। आगे चलते हैं, ये तो पहला पार्ट हो गया, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा था। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसको हम लोग, और पोटेंशियल का एक रिलेशन होता है Gm/r, यानी डिस्टेंस कितना है, तो उसके हिसाब से निकालते हैं। इसे मिटा दे रहे हम लोग, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल potential is a scalar quantity, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों मास से कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे, इसे निकालते हैं। पोटेंशियल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस में आता है, माइनस G मास अपॉन डिस्टेंस OA, फिर माइनस G मास OB, फिर माइनस GM OC, ठीक है ना। ये तीनों मास माइनस में था, तो माइनस 3GM, और कोई भी एक टर्म ले लेते हैं तो हम लोग इसको R' ले लेते हैं, R² ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है R ले लेते हैं, ये स्क्वायर नहीं R आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3GM, और R का वैल्यू कितना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वो था L/√3, ठीक है ना, L/√3। ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये माइनस में है, माइनस 3√3 Gm/L। तो ये आ जाएगा हमारा, ये वैल्यू याद भी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये वैल्यू याद, माइनस 3√3 कैपिटल G मास एंड लेंथ ऑफ द साइड, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंट्रॉइड। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, समझ में आया तो ठीक है। ये अच्छे कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कराए इसमें ग्रेविटेशन से। ये कंसेप्ट यहाँ पे जाके न्यूमेरिकल भी थोड़े जो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल थे हम लोगों ने कराए कंसेप्ट के साथ साथ ग्रेविटेशन से। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगला चैप्टर जब हम लोग करेंगे उसका आप देखते रहेंगे। जो लाइक करें हमारे चैनल को, चाहे देखने में अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, ऐसा लगता है कि आपको फ़ायदा करता है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करें, घर बैठे तैयारी करें।